हाँ बेटा, 5वां और 7वां, चलिए कर देते हैं। क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिसका मोलर मास है, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम पर मोल। मस्ट बी एडेड टू 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है बेटा यहाँ पे? सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ए कर देता हूँ, कितना है? 180 ग्राम। ठीक है। सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाय, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? पी ए नॉट माइनस, पी टोटल लिखूं पी एस लिखूं? पी एस लिख देता हूँ। ये क्या होना चाहिए? ये 10% लोअरिंग होनी चाहिए। ठीक है ना? यानी ये अगर इनिशियली 100 है तो सॉल्यूशन का कितना हो जाना चाहिए? 90 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या था? बोलिए। पी ए नॉट इंटू एक्स बी है, यही हमने यहाँ लिया था नीचे, तो रिलेटिव लोअरिंग हो गई थी। ओके, तो हमसे पूछ रहा है सोल्यूट का कितना अमाउंट ऐड किया जाए, तो दोनों के सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो पी ए नॉट मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो अब एन बी निकालते हैं। एन बी हो गया कितना? एक्स बी, क्योंकि ये तो निकालना है, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है ना? तो यही तो निकालना है, तो इसको मैंने एक्स मान लिया, क्योंकि सोल्यूट है तो बी लिख दिया, और नीचे जो है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट। अब आते हैं एन ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये मुझे दिया हुआ है, कितना है? 180 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का? 18। तो इसके कितने मोल हो गए? 10। ठीक है ना? ओके, तो अब इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए, तो इसको कैसे किया जाए? तो हम ऐसा करते हैं, इसको हमने 100 मान लिया था, तो हो गया 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन 60 डिवाइडेड बाय ये भी एक्स बी अपॉन 60 प्लस 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी।
भाई हमने इसको 100 माना तभी तो ये 90 हुआ, क्योंकि 10% कम हो रहा है तो इसलिए 90 हो गया। तो 1/10 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो इधर आ जाएगा 1, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो XB/60 माइनस XB/600। बताइए, देख के ही पता चल रहा है आंसर क्या होना चाहिए, कितना? 60 ग्राम। इसको नेग्लेक्ट कर दिए, तो बहुत छोटा नंबर है, मतलब 10 टाइम्स छोटा है। इसमें ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हुए हैं, एक 60 दिया हुआ है, एक 30 दिया हुआ है, तो हाफ तो हो नहीं सकता ना, तो 60 वाला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, करेंगे तो बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा 60 ग्राम से। कितना आ जाएगा? 58, 59 की समथिंग आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है हेनरीज लॉ एंड राउट्स लॉ आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज व्हेन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर is directly proportional to mole fraction of the concerned species for ideal solution। तो रीज़न सही है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। अच्छा, आगे एक साथ दे रखा है, कहाँ दे रखा है? अच्छा, ये ऊपर दे दिया है इन्होंने, असर्शन एंड रीजन बेस्ड बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक्चुअली हेनरीज लॉ क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction of gas dissolved, ठीक है, in the liquid। तो यहाँ पर क्या आ गया था फॉर्मूला हमारा, इक्वल का साइन लगाया था, KH इंटू XG, ये आ गया था। हमने ड्राइव लेकिन कैसे किया था? मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऐसे ही शुरू किया था। मास ऑफ गैस का मतलब क्या था? मोल्स ऑफ गैस। मास को मोल को एक ही बात तो है, ठीक है ना? जितना मास होगा उसी के प्रोपोर्शन में मोल होगा, तो इसलिए हम मोल भी कह सकते हैं। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस।
और मोल का मतलब क्या हो गया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्योंकि जितने मोल होंगे उसी के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन बनेंगे। याद आया, ये 3 स्टेप में ही मैंने सॉल्व करवाया था। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये हमारा कंटेनर था और इसके अंदर गैस ये भरी हुई है, तो इसका पार्शियल प्रेशर P है। अब इसमें कितना डिसॉल्व होगा वो क्या है, वो है xg। ये क्या है, कितनी गैस का प्रेशर है, ये है प्रेशर P। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो xg इज इक्वल टू के पी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके हमने लिखा। लेकिन हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना था, क्योंकि यही फॉर्म बुक्स वगैरह में सब जगह दी हुई है। तो हमने क्या किया, के को इधर ले आए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड इज इक्वल टू 1/k मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, इधर ले आया। ये 1/k ही क्या है, ये h, के एच है। ये के हेनरी कांस्टेंट नहीं है, हेनरी कांस्टेंट 1/k, इसका नाम क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, ओके। और अगर मैंने एक और चीज यहां बताई थी, प्रेशर, अगर मैं सबका पार्शियल प्रेशर, कोई भी गैस हो, मान लीजिए 5 गैसेस हैं, तो पार्शियल प्रेशर सबका मैं 1 बना दूं, तो क्या हो जाएगा, के एच एक्स जी, गैस 1, गैस 2, गैस 3, गैस 4, गैस 5। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या आ गई थी, 1/kh इज इक्वल टू एक्स जी, ये आ गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो गैस सॉल्यूशन में कम होगी। ठीक है ना, हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा तो गैस सॉल्यूशन में कम। ये कई मरतबा क्वेश्चन पूछा जा चुका, टेबल बना के हेनरी कांस्टेंट की वैल्यूज दे दी 3-4 की, और कहा कि इसमें बताओ, ऑर्डर बताओ कौन ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो जिसका हेनरी कांस्टेंट सबसे ज़्यादा वो सबसे कम सोल्यूबल। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये याद रखना है। चलिए, तो अब आते हैं हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं फिर से, हेनरी कांस्टेंट वाली, P इज इक्वल टू के एच एक्स जी। अगर और राउट्स लॉ गया था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी लिक्विड है, मान लिए A है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ओके, ठीक है। इसका अगर मैं मोल फ्रैक्शन 1 कर दूं तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट हो गया। 1 कैन बी ड्राइव फ्रॉम अदर।
वैसे ये स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा कल बताता हूँ, ठीक है। अभी कुछ दिमाग में चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। इसको और देख लेता हूँ क्या कहना चाह रहा है। इसकी ज़रा सा फ़ोटो भेज दीजिएगा मुझे, ग्रुप है ना उसमें। चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। चलिए, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है तो उसका रेट क्या होगा? रेट का मतलब क्या होता है, बताइए। रेट का मतलब यार किसी को पता? हम्म कोई भी चीज टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो लिख लिए, दिस इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज चेंज इन रिएक्शन, या चेंज इन कंसंट्रेशन लिखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, रिएक्शन जो होते हैं वो हम लोग बेसिकली तीन तरीके के देखेंगे। एक होगा रिएक्शन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। जैसे AgNO3 लिया आपने, दूसरा ले लिया NaCl, क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये बन जाएगा AgCl और ये बन जाएगा NaNO3। और ये क्या होता है? AgCl PPT की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है, इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो गया, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में, तो इसे आप स्टडी क्या करोगे? ठीक है ना, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो जितने भी आयनिक रिएक्शन है, इनको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतने फास्ट हैं कि इनको स्टडी करना वो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। ओके, अब आते हैं दूसरा, वेरी वेरी स्लो। ऐसे रिएक्शंस जो बहुत स्लो हो रहे हैं, सालों लग रहा है उनको होने में। एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग, अब सालों लगता है रस्टिंग होने में। तो ऐसे रिएक्शन को भी स्टडी करना कोई फायदा नहीं है, ना हमको स्टडी करना, ठीक है।
तो ना तो वेरी फास्ट वालों को करना है वेरी वेरी फास्ट वालों को, ना वेरी वेरी स्लो वालों को करना है। तो फिर करना क्या है, ये दोनों तो खत्म हो गए। ओके, तो हमको करना है स्टडी मॉडरेट थर्ड टाइप। जैसे N2 प्लस H2 गिव्स राइज टू NH3। बैलेंस करिए इसको। हो गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, पहले ये ब्रेक होंगे। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये ब्रेक होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो इसमें एक मॉडरेट टाइम लगता है। तो इसी तरीके के रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करेंगे। इन्हीं का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। चलिए, आसान चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज को हम लोग डेल्टा RO, R लिख दीजिए, या और डेल्टा स्मॉल r। ठीक है, दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस। तो जब फाइनाइट पीरियड के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इनफाइनाइटली स्मॉल पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर, तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो अभी हम फाइनाइट पीरियड के लिए स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए, मान लेते हैं कोई रिएक्शन ले लेते हैं। क्या ले लें, चलिए, A प्लस 2B गिव्स राइज टू C प्लस 3D। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि A और B रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और C और D प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्शन से हमें ये भी पता चल रहा है कि 1 मोल A का और 2 मोल B के मिल करके रिएक्शन कर रहे हैं, 1 मोल C का बना रहे हैं और 3 मोल D के बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो लिखा जाएगा, ध्यान से, माइनस डेल्टा A, ये कंसंट्रेशन का साइन होता है। ठीक है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। चेंज कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, या चेंज ऑफ A क्या हो जाएगा, A फाइनल माइनस A इनिशियल। चलो ब्रैकेट भी लगा देता हूँ कंसंट्रेशन की। ठीक है ना, जब भी चेंज लिखते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा A बाई डेल्टा T। माइनस साइन क्यों लगाया है यहाँ पे, माइनस साइन इसलिए लगाया कि बताइए A फाइनल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या A इनिशियल की, A इनिशियल। पीछे बताएं, A फाइनल की कंसंट्रेशन मतलब वैल्यू ज्यादा होगी या A इनिशियल की, इनिशियल की।
क्यों? क्योंकि ये तो रिएक्टेंट है ना, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा इसकी ये ब्रेक होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इनिशियल वाली वैल्यू ज़्यादा है, फाइनल वाली वैल्यू कम है। तो फाइनल यानी कम में से ज़्यादा को आप जब माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, होता क्या है? वो पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमने पहले से ही नेगेटिव साइन इसमें लगा दिया है, ताकि ये वाला फैक्टर जो नेगेटिव आएगा इस नेगेटिव के साथ मिलके वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पक्का? चलिए अब आइए, अगर यही मुझे बी की टर्म में लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखूंगा? बी भी रिएक्टेंट है, इसकी भी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इसलिए यहां भी माइनस साइन लग जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है। अच्छा, इसके आगे नंबर क्या है? ए के आगे कोई नंबर है? यस सर। जब नंबर कोई नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है। इन नंबर्स का क्या करना होता है? इनको क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इनका क्या करना होता है? इनको नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग ले आते हैं, यानी ये जो आगे नंबर है स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उससे डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहां पर किससे डिवाइड करेंगे? 1/2। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया मेरा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, अब प्रोडक्ट की फॉर्म में की टर्म्स में भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, तो उसको लिखते हैं। क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहां पे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है यहां पर? क्योंकि यहां पे इनिशियली तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, फाइनली होगा। तो इसलिए फाइनली वैल्यू हमेशा प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, इनिशियली कम होगी। तो इसलिए पॉजिटिव ऑलरेडी ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब डी के लिए तो आप लोग खुद ही लिख लोगे। क्या हो जाएगा? 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इनमें से कोई भी टर्म आप यूज कर लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इसका आ जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, चलिए तो एक रिएक्शन लिखते हैं। SO2 प्लस O2 gives rise to SO3। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए जल्दी से, एवरेज। ये रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं वहाँ पे यूज होता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये बात लिख लेनी है ध्यान से कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। हो गया? लिख लिया? क्या हो जाएगा? डेल्टा आर यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
और क्या लिख सकते हैं, -1/1 डेल्टा O2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड डेल्टा T। हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी में एक टर्म और लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। उसमें क्या करेंगे, जो चीज अपीयर हो रही है उसको लिख देंगे, और जो चीज डिसअपीयर हो रही है उसको लिख देंगे। ठीक है, इसके अंदर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी नहीं लगाते हैं और साइन भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है कि अगर उसने कह दिया रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए या डिसअपीयरेंस बताइए, तो आपको ना तो माइनस साइन लगाना है और ना ही स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, इसको शॉर्ट में ROA और ये ROD। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बताइए क्या होनी चाहिए यूनिट। सब में क्या है, ऊपर कंसंट्रेशन और नीचे क्या है, टाइम, यही तो है। तो बस यही यूनिट हो जाएगी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स लीटर इनवर्स, नीचे टाइम यानी सेकंड, तो यूनिट क्या बन गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलिए एक रिएक्शन और लिखते हैं, NH3 plus O2 gives rise to NO plus H2O। ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करिए, फिर इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। यस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, चलिए NO लिख दीजिए, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख दीजिए।
किसी का बैलेंस हुआ? कितना आया? 2NH3 प्लस 5/2 O2 2NO3H2O। ठीक है, गुड, सही आ गया। फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन हट जाएगा। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन? बोलिए। इसके लिए -1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। इसके लिए क्या हो जाएगा? -2/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। फिर 1/2 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये 5/2 क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना, गुड। रेट ऑफ अपीयरेंस NO का क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका? डेल्टा N